नमस्कार दोस्तों। आज है 30 जनवरी 2026 और आज की ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस क्या है? हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। आयोजन क्या होता है? पूरे देश में सुबह 11 बजे स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। अगली खबर है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। तो प्रस्तुति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। विकास दर क्या रहेगी? तो सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.8 से 7.2 के बीच रहने का अनुमान है। मुख्य बिंदु: मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत की विकास क्षमता को 7% पर स्थिर बताया है। अगली खबर रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। पहला है भारत रूस सहयोग। दोनों देश में 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57E फाइटर जेट के संयुक्त उत्पादन पर बातचीत कर रहे हैं। अगला है नौसैनिक अभ्यास। फरवरी 2026 में बंगाल की खाड़ी में होने वाले बहुपक्षीय अभ्यास। पहला है मिलान। 2026 में रूस का प्रशांत बेड़ा भाग लेगा। तो रूस के प्रशांत बेड़े की भागीदारी, मुख्य विवरण क्या है इसके? तो प्रमुख जहाज कौन से होंगे? रूस का प्रसिद्ध युद्धपोत मार्शल सापोसानिकोव को प्रशांत बेड़े का एक शक्तिशाली फ्रिगेट है। इस अभ्यास में मुख्य रूप से शामिल होगा। यात्रा का रूट क्या रहेगा? तो यह फ्रिगेट ओमान के मस्कट बंदरगाह से अपनी मिशन यात्रा शुरू कर बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा। विशाखापट्टनम दौरा। तो अभ्यास के हिस्से के रूप में रूसी युद्धपोत 18 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापट्टनम बंदरगाह पर एक अनौपचारिक दौरा करेगा। मिलान 2026 अभ्यास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो मेजबान कौन है इसका? तो भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना कमान इसकी मेजबानी करेगा। स्थान क्या होगा? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसे सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। थीम: कॉमरेडियर्स, कोहेसिव और कोलैबोरेशन, मतलब भाईचारा, सामंजस्य, सहयोग। यानी इस बार 55 से अधिक देशों की नौसेनाओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें रूस और अमेरिका दोनों एक साथ भाग ले रहे हैं। महत्व क्या है इसका? तो रणनीतिक संबंध देखें तो यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस का इस बड़े बहुपक्षीय अभ्यास में शामिल होना भारत और रूस के मजबूत रक्षा संबंध को दर्शाता है। इंटर ऑपरेबिलिटी। तो इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना और समुद्री रक्षा चुनौतियों से निपटना है। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति। एक ही मंच पर रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का होना भारत की कुशल कूटनीति का परिचायक है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो मिलान अभ्यास की शुरुआत 1995 में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इसमें केवल 4 देश इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। 2026 का संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। भारत सऊदी अरब। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता की है। तो अगर हम लोग सऊदी अरब के बारे में स्ट्रेटेजी के देखें तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा है सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री या क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। अगली खबर है खेल समाचार, क्रिकेट। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया क्योंकि भारत ने रोमांचक फाइनल में इंग्लैंड को हराकर T20 सीरीज जीती। टेनिस।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में वर्ल्ड नंबर 1 एरिना साबलेका और जेनिक सिनर ने फाइनल में प्रवेश किया। बैडमिंटन, पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। राष्ट्रीय खबर देखते हैं तो पर्यावरण से है। ओडिशा का सुनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य आधिकारिक तौर पर माओवाद मुक्त हो गया है, जिससे वहां वन्य जीवों की सुरक्षा में सुधार हुआ है। अगली खबर है सरकारी योजना से। पीएम स्वनिधि योजना 1.05 करोड़ ऋण का आंकड़ा पार। तो ताजा अपडेट्स के हिसाब से देखें तो जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार पीएम स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को 1.05 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया जा चुका है। तो वित्तीय प्रभाव देखें इसमें तो इस योजना के तहत अब तक कुल 12,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है। अब जानते हैं पीएम स्वनिधि योजना क्या है। तो इसका पूरा नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। शुरुआत इसकी हुई थी 1 जून 2020 को और इसको शुरू किया गया था कोविड-19 के दौरान प्रभावित छोटे व्यापारियों की मदद के लिए। मंत्रालय क्या है? यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। लक्ष्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। ऋण की संरचना, पहला चरण 10,000 तक का ऋण 1 साल के लिए। दूसरे चरण में पहला ऋण समय पर चुकाने पर 20,000 का ऋण। तीसरा चरण दूसरा ऋण चुकाने पर 50,000 तक का ऋण। ब्याज सब्सिडी की बात करें तो समय पर भुगतान करने पर 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है डीबीटी के माध्यम से। डिजिटल कैशबैक, डिजिटल लेन देन करने पर प्रति वर्ष 1,200 तक का कैशबैक भी मिलता है। आर्थिक शक्तिकरण, यह योजना केवल कर्ज नहीं देती बल्कि रेहड़ी पटरी वालों को क्रेडिट स्कोर बनाने और डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने में मदद करती है। महिला भागीदारी, योजना के तहत कुल लाभार्थियों में 40% से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। स्वनिधि समृद्धि, इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के परिवारों को अन्य 8 केंद्रीय योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जा रहा है। तो इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो पीएम स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब सिडबी। इस योजना का कार्यान्वयन भागीदारी है। अगला विश्व कुष्ठ रोग दिवस। भारत में यह 30 जनवरी को ही मनाया जाता है गांधी जी की पुण्यतिथि के साथ, जबकि वैश्विक स्तर पर यह जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। थीम क्या होगी इसकी 2026 की? तो बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। तो कुष्ठ रोग को हराकर कलंक मिटाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसका उद्देश्य इस बीमारी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को खत्म करना है। नीति और शासन की खबरें देखते हैं। तो यूजीसी इक्विटी नियम 2026, सुप्रीम कोर्ट का स्टे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियम को स्टे लगा दिया है। तो मुख्य खबर क्या है देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता, समावेश और गैर भेदभाव नियम 2024-25 के कार्यान्वयन पर अंतिम रोक लगा दी है। उद्देश्य क्या है? इन नियमों को उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ होने वाले जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। मुख्य विवाद का कारण क्या रहा? तो कानूनी प्रक्रिया देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन नियमों को लागू करने की प्रक्रिया में कुछ तकनीकी और वैधानिक खामियां हो सकती हैं। लाइव लॉ या फिर बार एंड बेंच जैसे कानून पोर्टल्स के अनुसार कोई इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ये नियम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करते हैं।
दंडात्मक प्रावधान की बात करें तो नियमों में भेदभाव के दोषी पाए जाने वाले संस्थान पर भारी जुर्माना और उनकी मान्यता रद्द करने जैसे सख्त प्रावधान थे, जिस पर कुछ संस्थानों ने आपत्ति जताई थी। समानता का अधिकार। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियमों में कुछ क्लॉज समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 और शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के अधिकारों के बीच असंतुलन पैदा कर रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से इसे रोक लगाया गया है। इस नियम में खास क्या था, तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल हर विश्वविद्यालय में एक समर्पित सेल बनाना अनिवार्य था, जहां छात्र भेदभाव की शिकायत कर सके। समयबद्ध जांच। शिकायतकर्ता का शिकायतों का निपटारा अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य किया गया था। अमेंडमेंट्स क्या थे, प्रत्येक संस्थान को एक लोकपाल नियुक्त करना था जो सीधे शिकायतों की निगरानी करे। कड़ी कार्रवाई। दोषी प्रोफेसरों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था। महत्व क्या है, विश्लेषण देखते हैं। छात्रों पर प्रभाव। रोक लगने से उन छात्रों के बीच चिंता है जो कैंपस में होने वाले भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे थे। यूजीसी का पक्ष। यूजीसी का तर्क है कि कैंपस को सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए नियम अनिवार्य है। अगला कदम क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र सरकार और यूजीसी के विस्तृत जवाब मांगेगा। अगली सुनवाई तक पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए तथ्य। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ये सांविधिक निकाय है। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। संवैधानिक जुड़ाव की बात करें तो जाति आधारित भेदभाव पर रोक संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 के तहत आती है। कृषि वर्ष 2026। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ताकि किसानों की आय और तकनीकी खेती को बढ़ावा दिया जा सके। निधन। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। राजदूत। अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। राजधानी की बात करें तो राजधानी है तिबिलिसी। मुद्रा जॉर्जियाई लॉरी है। राष्ट्रपति सेलोम जोर बिचविली हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह कास्पियस क्षेत्र में स्थित है, जिसकी सीमाएं रूस, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान से लगती हैं, जो आप मैप में देख सकते हैं। रक्षा एवं अंतरिक्ष। तरंग शक्ति अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि वह 2026 में तरंग शक्ति नाम का अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित करेगी। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और भारतीय वायुसेना दिवस जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है इसका? तो नभ स्पर्श दीप्तम, अर्थात टच द स्काई विथ ग्लोरी। जासूसी उपग्रह। भारत सरकार ने अपनी अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए अगले कुछ वर्षों में 52 नए जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तालिबान का नया कानून। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक नया विवादग्रस्त कानून पेश किया है, जिसकी वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संगठनों द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है। तालिबान का नया सदाचार और बुराई निवारण कानून। मुख्य खबर क्या है? तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक नया व्यापक और सख्त नैतिक कानून पेश किया। इसे तालिबान के सदाचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंटेशन ऑफ वाइस द्वारा लागू किया गया है। विवाद का कारण क्या रहा है? तो इस कानून के तहत सार्वजनिक जीवन, विशेषकर महिलाओं की स्वतंत्रता पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे मानवाधिकार का घोर उल्लंघन बताया है। कानून के प्रमुख और विवादास्पद प्रावधान क्या है? तो महिलाओं की आवाज पर पाबंदी। नए कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की
आवाज़ को निजी माना गया है, यानी महिलाएं घर के बाहर ना तो जोर से बोल सकती हैं, ना गाना गा सकती हैं और ना ही कविता पढ़ सकती हैं। पूर्ण पर्दा महिलाओं के शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों के साथ साथ चेहरे को भी ढकना अनिवार्य कर दिया गया ताकि प्रलोभन से बचा जा सके। पुरुषों के लिए नियम, पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया है और पश्चिमी स्टाइल में बाल कटवाने या टाई पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया पर नियंत्रण, मीडिया को ऐसी कोई भी तस्वीर या वीडियो प्रकाशित करने से मना किया गया है जिसमें जीवित प्राणी दिखाई दे, क्योंकि तालिबान की व्याख्या के अनुसार यह शरिया के खिलाफ है। सार्वजनिक परिवहन, संगीत बजाने, अकेले महिला के सफ़र करने और नमाज के समय दुकान खोलने पर सख्त पाबंदी और सज़ा का प्रावधान है। वैश्विक प्रतिक्रिया क्या रही और इसका प्रभाव क्या होगा, देखते हैं। तो यूएन की चिंता, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यह कानून अफगानिस्तान को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर देगा और वहां मानवीय संकट को और गहरा करेगा। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच और एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इसे जेंडर अपार्थेड अर्थात लैंगिक रंगभेद करार दिया है। भारत का रुख, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार और महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की वकालत की है। इस तरह के कानून भारत अफगानिस्तान के बीच पीपल टू पीपल संबंधों को कठिन बनाते हैं। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो राजधानी है इसकी काबुल, मुद्रा है अफगानी। तालिबान का सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अंखुज़ादा है। अधिकार निकाय की बात करें तो अफगानिस्तान में मानवाधिकार की निगरानी के लिए यूनमा काम करता है। नेपाल को सहायता, अगली खबर है नेपाल को सहायता। तो भारत ने नेपाल के आगामी चुनाव के लिए चुनावी सहायता की दूसरी किस्त प्रदान की है। तो नेपाल के बारे में जानते हैं। तो राजधानी इसकी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडले और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। अगर सीमा की बात करें तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था, सिडबी को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता। तो निर्णय क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ की इक्विटी राशि प्रदान की है। उद्देश्य क्या है? इस राशि का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इससे सिडबी की कर्ज देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। टारगेट क्या है इसका? इस फंड का उपयोग विशेष रूप से स्वदेशी निर्माण, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए इसके लाभ। तो ऋण उपलब्धता, इस इक्विटी सपोर्ट से सिडबी बाजार से अतिरिक्त फंड जुटा सकेगी, जिससे वह लगभग 50,000 करोड़ से 70,000 करोड़ तक का नया कर्ज एमएसएमई को दे पाएगा। तकनीकी अपग्रेडेशन, छोटे उद्योगों को नई मशीनरी खरीदने और डिजिटल होने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण मिल सकेगा। रोजगार सृजन, एमएसएमई क्षेत्र भारत में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। इस निवेश से लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सिडबी के बारे में देख लेते हैं। तो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय इसका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रकार की बात करें तो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लाइसेंस और विनियमन के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक है मनोज मित्तल। नोडल मंत्रालय की बात करें तो वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब 30 जनवरी के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करते हैं। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, तो 1948 आज ही के दिन शाम की प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी याद में हर साल आज के ही दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम थे,
और उनकी समाधि राजघाट में स्थित है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, तो भारत में गांधी जी की शहादत के दिन ही कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा को बहुत महत्व दिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसका उद्देश्य समाज से इस बीमारी का डर और भेदभाव मिटाना है। अगली खबर है जयशंकर प्रसाद की जयंती। 1889 हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति कामायनी को हिंदी महाकाव्यों में मील का पत्थर माना जाता है। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि 1968। तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का निधन हुआ था। उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा हर छात्र के पाठ्यक्रम का हिस्सा रही है। उन्हें 1955 में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का उद्घाटन 1945। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा के प्रयासों से मुंबई में TIFR की स्थापना की गई थी। यह भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखने वाली संस्था बनी। अगला है एडोल्फ हिटलर का उदय 1933। आज ही के दिन एडोल्फ हिटलर ने आधिकारिक तौर पर जर्मनी के चांसलर के रूप में शपथ ली थी, जिसने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। तो आज के MCQ देख लेते हैं। तो भारत में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है अभिनंदन वर्धन, बी शुभांशु शुक्ला, सी अवनी चतुर्वेदी, डी राकेश शर्मा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अगला मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी कोच्चि, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन ए है 6 से 6.5, बी 6.8 से 7.2, सी 7.5 से 8.0%, डी है 5.0 से 5.5%। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 6.8% से 7.2%। अगला है तरंग शक्ति 2026 अभ्यास का संबंध सेना के किस अंग से है? ऑप्शन ए है भारतीय थल सेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय वायुसेना, डी भारतीय तटरक्षक। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भारतीय वायुसेना। अगला है PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक कितने करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 50 लाख, बी 80 लाख, सी 1.05 करोड़, डी 2 करोड़। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1.05 करोड़। अगला सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी कोलकाता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा लखनऊ।
अगला है अमित कुमार मिश्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रूस, बी जॉर्जिया, सी यूक्रेन, डी फ्रांस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्जिया। हाल ही में किस राज्य का सुनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य माओवादियों से मुक्त घोषित हुआ है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी बिहार। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यूजीसी के किस नियम पर रोक लगाई है? ऑप्शन ए है नई शिक्षा नीति 2020, बी इक्विटी नियम 2026, सी ऑनलाइन डिग्री नियम, डी प्रोफेसर भर्ती नियम। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इक्विटी नियम 2026, जो जातिगत भेदभाव रोकने के हेतु आया था। अगला है विश्व कुष्ठ रोग दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 1 फरवरी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 30 जनवरी। तो गांधी जी की कुष्ठ रोगियों के प्रति सेवा को याद करने के लिए यह दिन चुना गया है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है जिनका जन्म 30 जनवरी को हुआ था? ऑप्शन ए है निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला है एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी मैथिली शरण गुप्ता, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1940, बी 1945, सी 1950, डी 1955। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1945। अगला तालिबान सरकार ने हाल ही में किस देश में नैतिकता कानून लागू किया है? ऑप्शन ए है ईरान, बी इराक, सी अफगानिस्तान, डी सीरिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला है भारत ने किस पड़ोसी देश को चुनावी सहायता की दूसरी किस्त सौंपी है? ऑप्शन ए है भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में पहुंचने वाली एरिना सबालेंका किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन ए है रूस, बी पोलैंड, सी बेलारूस, डी यूक्रेन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेलारूस। अगला है भारत और सऊदी अरब के बीच हालिया सुरक्षा वार्ता का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन ए है समुद्री व्यापार, बी अंतरिक्ष मिशन, सी आतंकवाद विरोध, डी खनिज आयात। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खनिज आयात।
सॉरी, इसमें जो है ऑप्शन कट जाएगा सी, आतंकवाद विरोध। दोनों देशों ने टेरर फाइनेंसिंग रोकने पर चर्चा की। अगला है, सूनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य में हाल ही में तेंदुओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो ऑप्शन ए है 50 से अधिक, बी है 70 से अधिक, सी 100 से अधिक, डी 150 से अधिक। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन होना चाहिए बी करेक्ट, 70 से अधिक, 70 से अधिक। अगला है, पीएम स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन भागीदारी कौन है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी सिडबी, डी एलआईसी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिडबी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।